हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साउंड की वेलोसिटी को फाइंड किया था। हमने देखा था कि जो लाप्लास था उसने करेक्शन करके और वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला फाइंड किया था। अकॉर्डिंग टू लाप्लास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला था दैट वाज v इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। लाप्लास ने बोला था कि जो साउंड का प्रोपगेशन है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसने एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड की थी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एक बार उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर देखूँ कि भाई जो डिपेंडेंस है ऑफ साउंड प्रेशर पर किस तरह होगी। देखो अपने पास जो फॉर्मूला है ना v दैट इज गामा p अपॉन रो, ये फॉर्मूला है अपने पास। अच्छा, जब मैं प्रेशर पर डिपेंडेंस देख रहा हूं तो जो टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं। रो इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, जानते हैं माने। दैट मीन्स, अच्छा इसको मैं स्मॉल v कर देता हूँ, वेलोसिटी कैपिटल V हो जाएगा। सो जो स्मॉल v वेलोसिटी है दैट विल बी अंडर रूट गामा p ऑन रो इज m अपॉन v, ये हो जाएगा। गैस इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, Pv इक्वल टू nRT। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स के अंदर भी अपन इसको देखेंगे। सो वी विल बी व्हाट, गामा Pv इज nRT अपॉन में क्या हो जाएगा m। अगर अब इस फॉर्मूला को मैं देखूं तो गामा इज अ कांस्टेंट, n विल बी कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड मास विल बी कांस्टेंट। तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, दैट मीन्स द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पर जो अपनी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, सेम रहेगी चाहे प्रेशर कितना भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन प्रेशर। सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड फैक्टर विच इज द टेम्परेचर। तो मुझे सीधा दिख रहा है कि भाई जो v है दैट इज अंडर रूट गामा nRT एंड अपॉन m। दैट मीन्स जो v है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अंडर रूट t। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो अंडर रूट है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनल है तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर मैं ये मानूं कि किसी टेम्परेचर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी है वो v0 है साउंड की। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर मैं मान लो उसको t डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, vt हो जाएगी। दैट मीन्स द vt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से, अच्छा जो खुद का टेम्परेचर है उसी पर तो डिपेंड करेगी, जो करंट टेम्परेचर है। दैट मीन्स Vt और V0 का मैं अगर रेशियो निकालूं दैट विल बी इक्वल टू Vt का टेम्परेचर तो कितना हो गया, T उसका 0, केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बी T प्लस 273 एंड 0 विल बी 273 केल्विन, ये हो जाएगा। दैट मीन्स Vt अपॉन V0 विल बी व्हाट, अंडर रूट 273 1 प्लस T अपॉन 273। ठीक है, 1 अपॉन 273 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट और है, अंडर रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Vt अपॉन V0 इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2। ठीक है, अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दूं देन Vt अपॉन V0 विल बी व्हाट, 1 प्लस
1/2 इंटू टी अपॉन 273 बताया था पहले, 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/546। ठीक है, 1/546 की वैल्यू निकालूंगा 0.61 के ऑलमोस्ट आएगी, तो वी टी अपॉन वी नॉट विल बी वॉट 1 + 0.61 इंटू टी। दैट मीन्स जो वी टी है दैट विल बी इक्वल टू वॉट वी नॉट 1 + 0.61 टी। दैट मीन्स वी टी विल बी वॉट वी नॉट प्लस वी नॉट 0.61 वी नॉट टी। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर टी पर वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अपन कर सकते हैं यहाँ से सॉल्व इजीली, है ना। तो कोई भी अगर मुझे क्वेश्चन गिवन होगा तो पुट करके यहाँ पे मैं वेलोसिटीज क्या कर सकता हूँ, सॉरी टेम्परेचर पुट करके इजीली वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर फाइंड कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले जो वेलोसिटी है वो किस पे पता होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट अपन देखें थर्ड फैक्टर विच इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पे किस तरह डिपेंड करती है। अच्छा, अपन ने क्या देखा था कि भाई जैसे जैसे मीडियम सॉलिड होता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होती है ना, ऐसा अपन ने देखा था। तो मान लो नॉर्मल, अच्छा गैस में मैंने देखा सबसे कम, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा सॉलिड में, ये मैंने फॉर्मूला के थ्रू भी देखा था। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी एयर के अंदर या गैस के अंदर, तो लिक्विड कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब गैस से लिक्विड की तरफ अपना जो मीडियम है वो जाएगा, और अगर लिक्विड कंटेंट इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर जो अपनी वेलोसिटी है साउंड की वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ साउंड पे भी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड कर सकती है। वेलोसिटी ऑफ एयर पे कैसे डिपेंड करेगी, वही अपन को पता है कि जो साउंड है वो वेव है, डिस्टरबेंस है ना, और वो डिस्टरबेंस किसी मीडियम में जा रहा है। उस मीडियम में अगर एयर फ्लो कर रही है, एयर फ्लो कर रही है मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स खुद अपनी वेलोसिटी से आगे जाएंगे तो वो डिस्टरबेंस को भी उसी वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करवाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि एयर की वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो जो उनकी नेट वेलोसिटी है v, वेलोसिटी ऑफ एयर वी ए और वी एस मान लूँ, जो वेलोसिटी v है दैट विल बी व्हाट वी नॉट प्लस वी एस, दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से क्या करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो अगर साउंड आपकी एयर की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपल सी बात है भाई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए माइनस का क्या हो जाएगा बी एस। तो जो अपनी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन एयर के डायरेक्शन में जाते हैं, ट्रेवल करती है अपनी साउंड, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ साउंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं अपन, जो अपन ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए पढ़ा था, विच इज बीट्स। ठीक है, देखो क्या होती है बीट्स।
अच्छा, अपन ने जो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक तो कौन था, इंटरफेरेंस, और एक स्टेशनरी वेव्स। दोनों के अंदर ही जो अपन वेव लेते हैं ना, अच्छा स्टेशनरी वेव के अंदर तो वही वेव लौट के आती है, ठीक है, तो सेम वेव है। इंटरफेरेंस के अंदर भी जो अपन ने जो टू डिफरेंट वेव्स ली थी, उनकी जो फ्रिक्वेंसीज थी वो अपन ने सेम ली थी, ठीक है। तो अगर कोई भी सेम फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स है ना, सेम फ्रिक्वेंसी थी और उसके साथ उनका जो वेवलेंथ था वो भी सेम था, ऐसी वेव्स आके जब ज्वाइन कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में है, इंटरफेरेंस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर ज्वाइन करने वाली, एक पॉइंट पर ज्वाइन करने वाली वेव्स का वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो जब ज्वाइन करेंगी तो क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस अप्स एंड डाउन आएंगे रिजल्टेंट वेव में। तो जो कॉन्टिन्यूस अप्स एंड डाउन बनते हैं ना, इसी को अपन बोलते हैं बीट्स, ठीक है। तो व्हाट इज बीट? मान लो कि मेरे पास दो वेव हैं, एक वेव अपनी ये जा रही, ठीक है, अब दूसरी वेव अपनी ये है, जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाली से कम है। अब क्या होगा, सुपर इम्पोज करेंगे दोनों, सुपर इम्पोज करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ठीक है, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है, कहीं अपोजिट है तो बिल्कुल जीरो, ठीक है। तो इस तरह मुझे क्या मिल जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स मिले। तो जो मेरे को रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसका कहीं भी जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के डिस्टर्बेंसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को जो रिजल्टेंट वेव मिली, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बीट्स के लिए जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैं ऐड कर लेता हूं, ये एक जो वेव ली थी इसकी n1 फ्रीक्वेंसी थी, दूसरी वाली जो वेव ली थी उसकी n2 फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो इसका मैं मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकता हूं। मैं ऐड कर लेता हूं कि मेरे पास ये दो वेव हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट है। n1 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी उसका एम्पलीट्यूड a1 था, n2 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी उसका एम्पलीट्यूड क्या था, a2 था, ठीक है। तो अपनी जो एक वेव हो जाएगी, फर्स्ट दैट विल बी y1, क्या होता है इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दैट विल बी a1 sin ओमेगा 1t, ओमेगा इज 2 पाई n और 2 पाई f, y1 विल बी इक्वल टू a1 sin 2 पाई n1t, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड विल बी y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2t, that means y2 will be what, a2 sin 2 pi n2t, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो मेरे को रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो भी मिल रहा है मेरे को कंपोजिशन, ठीक है, ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस है तो लेट फर्स्ट वाली की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, दूसरे वाली की स्मॉलर है, तो n1 माइनस n2 किसी टाइम t पे क्या हो जाएगा, dn, डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स जो n1 है दैट विल बी व्हाट, dn प्लस n2, ऐसा होगा। दैट मीन्स जो इक्वेशन 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ y1 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई n1 इज n2 प्लस dn t, लिख सकता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करूँ तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि भाई y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 वेक्टर सम के इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। दैट मीन्स y विल बी व्हाट y1 विच इज a1 साइन 2 पाई n2 प्लस dnt एंड प्लस सेकेंड इज a2 साइन 2 पाई n1t सॉरी n2t, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको ओपन कर सकता हूँ साइन ए प्लस बी। अब बस वेव का फॉर्म मुझे बनाना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, फॉर्मूला पता है अपन को, तो साइन ए एंड कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, टी का भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इधर अपने पास ये है ही a2 साइन 2 पाई n2 t। ठीक है, अब देखो साइन 2 पाई n2 t इसके अंदर भी है, साइन 2 पाई n2 t इसके अंदर भी है ना। इसको अगर यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये a साइन 2 पाई n2 t, ये कॉमन निकाल दिया इधर से ना, साइन 2 पाई n2 t, तो इधर क्या बचेगा, देखो a1 कॉस 2 पाई dnt, और इधर से क्या बचेगा प्लस a2, इधर से a2 बच जाएगा। प्लस में क्या हो गया, cos 2 पाई n2 t, ठीक है, ये आ गया cos 2 पाई n2 t, और इसके साथ क्या आ जाएगा साइन 2 पाई dn और t। अब मुझे साइन a प्लस बी बनाना पड़ेगा वापस, साइन की फॉर्म में अपना इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये साइन a है, दिस टर्म मस्ट बी cos b, दिस इज cos a, दिस टर्म मस्ट बी साइन b। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसको मैं लैट कर लेता हूं कि भाई लैट a1 कॉस 2 पाई dnt प्लस a2, तो इक्वल क्या हो गया r कॉस थीटा, एम्पलीट्यूड भी तो चाहिए होगा विच इज r, और साइन 2 पाई dnt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, अच्छा ये a1 है, a1 एक इधर भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा ना एम्पलीट्यूड का, तो a1 तो इधर भी आएगा। ठीक है, तो ये a1 इधर भी आ गया। ठीक है, तो ये a1 इसके साथ ले दिया मैंने, और ये क्या हो गया r साइन थीटा। दैट मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, y इक्वल टू ये हो गया भाई साइन 2 पाई n2 t, ये r, और क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस इसको क्या लिख दूं मैं, a1 साइन 2 पाई dnt इज r cos 2 पाई n2 t एंड साइन थीटा। बन गया ना, r कॉमन आ जाएगा, साइन 2 पाई n2 t cos थीटा प्लस cos 2 पाई n2 t एंड साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा r साइन ए प्लस बी 2 पाई n2 t प्लस में क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो अपन को यहाँ से मिलनी चाहिए। ठीक है, वो मेरे को मिल रही थी। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है r, वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैंने लेट किया है, तो उसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, इसको 5 बोल देते हैं, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ऐड कर दो, इधर से करूँगा तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। इसको अपन इधर से देखें, a1 cos 2 पाई dnt प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या
A1 साइन 2 पाई DNT, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है, इधर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। देखो दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई DNT प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 A1 A2 कॉस 2 पाई DNT। हो गया ओपन। दिस इज A स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर एंड दिस इज 2AB, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई DNT, दोनों के अंदर से A1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, A1 स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर 2 पाई DNT, ठीक है, और ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई DNT, ये हो जाएगा। और प्लस में क्या हो गया, वो प्लस का A2 स्क्वायर और प्लस में 2A1 A2 कॉस 2 पाई DNT। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 2 पाई DNT। सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 2 पाई DNT, जहाँ DN क्या था, DN वॉज N1 माइनस N2, मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसीज का क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। तो दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ आर बीट, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, T के साथ इसकी वैल्यू क्या करती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे देखो मान लो T की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है, दिस विल बी cos 0, cos 0 इज 1, दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर, सो R विल बी व्हाट, A1 प्लस A2, मैक्सिमम हो जाएगा T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर मान लो मैं T की वैल्यू 1/2 DN पुट कर दूं, ठीक है, DN इज N1 माइनस N2, ये पुट कर दूं तो देखो क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू वही A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 2 पाई DN, और T की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 DN, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2, तो कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई भाई क्या है ये, सॉरी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस पाई इज -1, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो क्या हो जाएगा ये A1 माइनस का A2, तो देख लो दूसरे टाइम पे क्या हो गई, A1 माइनस A2 हो गई, ठीक है। अब मान लो इसको मैं लेट T इक्वल टू 2/2 DN पुट कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2/2 DN पुट कर देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 2 पाई DN, दिस इज 2/2 DN है ना, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है, कॉस 2 पाई अगेन 1, ठीक है, 1, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 अगेन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। तो इस तरह डिफरेंट टाइम्स पे मुझे क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, और इंटेंसिटी मुझे पता है आई वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम मुझे क्या मिल जाएंगी, इंटेंसिटीज मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट टाइम्स पे मुझे डिफरेंट इंटेंसिटीज और डिफरेंट क्या मिलेंगी, फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी, और उनसे क्या जनरेट हो जाएगा, उनसे बीट्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे, 1-2 टॉपिक और इसके अंदर हैं,
ठीक है, उसके बाद अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक में है, उनको आप देख लें एक बार और जो भी क्वेरीज हैं उनको पूछ लें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।